पिछली क्लास में हम लोग लगा रहे थे ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मानव नेत्र और दृष्टि दोष से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल थे उन्हें पिछली क्लास तक सॉल्व कर रहे थे। मानव नेत्र और दृष्टि दोष के बाद आप जब देखेंगे तो आपके सिलेबस में आपको मिल जाएगा टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि कुछ फॉर्मूले वगैरह इसमें रहते हैं तो थोड़ा सा एक नज़र देखेंगे उन्हें कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, जैसे कि आवर्धन क्षमता के सूत्र इसमें थे, और जो आपका टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप है उसमें हर बार दो दो कंडीशन हमने बनाई हैं। एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, या उसी को हम बोलते हैं श्रांत नेत्र के लिए समायोजन, सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आईज, आपने देखा हुआ था। तो उन दोनों केसेस में, और टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, दोनों के लिए मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला रहेगा, और दोनों केसेस में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी टेलीस्कोप है या जो हमारी माइक्रोस्कोप है उसकी लेंथ कितनी होती है। ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, एक बार एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को हिंदी में कहा जाएगा दूरदर्शी। आप सभी जानते हैं कि दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बड़ा करके हमारी आंख के नजदीक बनाता है, और फिर वो चीजें हमें बड़ी दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। टेलीस्कोप में जैसा कि आप जानते हैं दो तरह के टेलीस्कोप आपने वैसे तो जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी तो कई तरीके के टेलीस्कोप बताए गए थे। मेनली जो न्यूमेरिकल्स आपके हैं वो दो तरह के टेलीस्कोप से हो सकते हैं। एक प्रकार का आपका आ सकता है जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसे हम बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी। और टेलीस्कोप में एक तो ये वाली टेलीस्कोप होगी और एक आपकी टेलीस्कोप हो जाएगी परावर्ती दूरदर्शी, जिसमें हम परावर्तन के द्वारा, प्रकाश किरणों के परावर्तन के द्वारा इमेज को बनाते हैं, तो वो वाला टेलीस्कोप होगा। फिलहाल खगोलीय दूरदर्शी के बारे में सबसे पहले देखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सबसे पहले इसमें मैं आपको ये बता दूं, छोटा सा एक आइडिया दे देता हूं ताकि आपको सारी चीजें याद आ जाएं। दो प्रकार के लेंसेस का इसमें यूज होता है। एक लेंस, इसमें बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का यूज किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस, इसकी फोकस दूरी बड़ी होती है, इसका एपर्चर भी बड़ा होता है, मतलब इसका जो लाइट रेज को पड़ने का एरिया रहता है वो थोड़ा ज्यादा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज इस पर आकर आपतित हों। और छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का जो लेंस होगा इसको हम अभिदृश्यक है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको ओ से लिख देते हैं। अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इधर की तरफ हम अपनी आंख रख के देखते हैं वस्तुओं को, इसे हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्टेड रखते हैं। इसके पास हम अपनी आंख रख के देखते हैं, इसलिए इस लेंस का नाम रखा गया नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस भी कहते हैं, और इसको ना अभिनेत्र लेंस भी कहा जाता है। देखिए तो बुक में अगर नेत्रिका लेंस लिखा है तो भी इसी का जिक्र हो रहा है, अभिनेत्र लेंस लिखा है तो भी इसी का जिक्र हो रहा है। अभिनेत्र लेंस, अंग्रेजी में इसी को आई पीस कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक तो जो आपका टेलीस्कोप होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक दूसरे प्रकार की बना, इसमें जो भी इमेज बनती है वो प्रकाश किरणों के अपवर्तन से बनती है, इसलिए इसे अपवर्तक दूरदर्शी भी कहा जाता है।
अपवर्ती दूरदर्शी, क्योंकि इस दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब हम बनाते हैं दूर स्थित वस्तुओं के, जैसे चांद है और भी दूसरे प्लैनेट्स हैं, ग्रहों के बनाते हैं, या जो भी चीजें बहुत दूर हैं हमसे, अगर उनके हम इमेजेस बनाते हैं तो इसमें जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सब लाइट रेज की अपवर्तन से बनते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है अपवर्ती दूरदर्शी। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये चीजें आपकी रहेंगी। अभिदृश्यक लेंस से लेकर के और नेत्रिका लेंस तक का जो डिस्टेंस होगा इसे हम बोला करेंगे नली की लंबाई, या दूरदर्शी की लंबाई भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी होगी इसे FO से प्रदर्शित किया करेंगे, और नेत्रिका की जो फोकस दूरी होगी उसको FE से रिप्रेजेंट करा करेंगे। अभिदृश्यक के लिए जो भी होगा, वस्तु की दूरी, देखो लेंस से वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, और फोकस दूरी को F से लिखते हैं। अब अगर ये सारी के सारी डिस्टेंसेस हम अभिदृश्यक से नाप रहे हैं, अभिदृश्यक से नापते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस से अगर नापते हैं, तो हम उन सिंबल्स के साथ सफिक्स के तौर पर O लगा दिया करेंगे। ऐसे अगर हम बोलते हैं अभिदृश्यक की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम F से लिखते हैं, पर अगर वो अभिदृश्यक की है तो F के साथ O लगा दिया हमने। अगर हमने बोला अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं, पर क्योंकि वो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी है तो हम उसको U के साथ सफिक्स के तौर पे O लगा के लिख दिया करेंगे। अगर अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी की बात हो रही है तो उसका सिंबल हम बनाएंगे VO। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, पर वो प्रतिबिंब की दूरी क्योंकि अभिदृश्यक से ली जा रही है इसलिए VO लिख दिया करेंगे। यही सेम पैटर्न यूज करेंगे हम आईपीस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। वस्तु की दूरी को UE से लिखेंगे, UE। आईपीस है ना ये, इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी को VE से लिखेंगे, फोकस दूरी को FE से लिख दिया करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो इमेज बनती है आपकी, अभिदृश्यक एक इमेज बनाता है यहां पर, फिर नेत्रिका के लिए यही इमेज जो होती है वो वस्तु का काम करती है, और वो अपनी जिस प्रकार का समायोजन हमने इसका किया होगा, हमने अगर इसका समायोजन श्रांत नेत्र के लिए किया है तो उस हिसाब से ये इमेज बनाएगा इस वस्तु की। अगर हमने इसका समायोजन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए किया होगा तो उस तरह से ये उसकी इमेज बनाएगा। इसके बारे में आप थ्योरी में पढ़ेंगे, वहां से ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि ये हमको सिर्फ न्यूमेरिकल लगाना है तो हम सिर्फ फॉर्मूले की बात करना चाहते हैं। ये सारा कुछ क्या होता है, इमेज कहां बनती है, कौन कौन से समायोजन हम करते हैं, ये आपको मैंने कल भी बोला था कि थोड़ा सा इसको पढ़ के आइएगा जरा। तो इतनी सारी चीजें इसमें होती हैं। अभी इसमें जो दो फॉर्मूले आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो एक तो ये होगा, आवर्धन क्षमता का ही फॉर्मूला मेनली आपको पढ़ने को मिलेगा, और एक दो कंडीशन होंगी। एक तो वो कंडीशन होगी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, और एक कंडीशन होगी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा। तो हम दोनों के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र देख लेते हैं। आवर्धन क्षमता, जिसे आप मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो आवर्धन क्षमता में सबसे पहले अगर हम लेते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक, तो अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो इसका फॉर्मूला आएगा माइनस
FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। ये फॉर्मूला होगा आवर्धन क्षमता का। और उस समय नली की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? नली की लंबाई मतलब दूरदर्शी की लंबाई उस वक्त आएगी FO प्लस UE। अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो खगोलीय दूरदर्शी, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल आपका टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालेंगे -FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। उस वक्त नली की लंबाई जो होगी वो होगी FO प्लस UE के बराबर। अब इसमें सिंबल्स थोड़े से आपको याद रखने हैं। जैसे सिंबल्स याद रखने, FO क्या चीज है? FO है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा जो FE आप यूज कर रहे हैं वो नेत्रिका की फोकस दूरी है, या आप अभिनेत्र लेंस बोल सकते हैं। नेत्रिका की फोकस दूरी किसी भी फॉर्मूले को यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, ये बहुत मायने रखता है कि आपको उस फॉर्मूले पर यूज होने वाले सिंबल्स मालूम है कि नहीं है। अगर आपको उस फॉर्मूले में यूज होने वाले सिंबल्स का मीनिंग नहीं पता होगा तो आपको ये बहुत प्रॉब्लम होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। नेत्रिका की फोकस दूरी, इसीलिए एग्जामिनेशन में भी ना जब कोई आता है कि कभी कभी आता है 1 मार्क क्वेश्चन आता है सीधे कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने उस समय खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, और उसके साथ बाद में लिख देते हैं प्रतीकों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपने अगर देखे होंगे क्वेश्चन तो इस प्रकार से लिख के आते हैं, प्रतीकों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब आप सूत्र न सिर्फ लिखिए बल्कि ये बताइए कि उसमें जो सिंबल आपने यूज किए हैं उनको किसके लिए आप यूज कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। FE नेत्रिका की फोकस दूरी है। D जो आप देख रहे हैं यहां पर ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इसको कहा जाएगा, या डिस्टिंक्ट विजन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी इसको बोल सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन भी बोल सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी आप इसको बोलते हैं। और इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। ये सबको मालूम होगा, नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए था। वैसे ह्यूमन आई में यही डिस्टेंस हमारी आंख का एक स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, नियर पॉइंट इसको बोला जाता है। याद है ना आपको? पिछले 2 दिन हम लोगों ने ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं। समझ में आ गए आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है अभी? ठीक है। तो ये अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। हाँ, इसमें एक सिंबल और हम यूज कर रहे हैं, UE। क्या है UE बताइए? अच्छा, आपको पता है? UE है नेत्रिका से वस्तु की दूरी, और नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कौन करेगा? अभिदृश्यक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है। अभिदृश्यक के लिए अगर ये प्रतिबिंब है तो ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। ठीक है, तो हम UE को लिख सकते हैं नेत्रिका से वस्तु की दूरी, नेत्रिका से वस्तु की दूरी, ये UE का मतलब है यहां पर। तो अंतिम प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, आवर्धन क्षमता का सूत्र ये रहेगा, नली की लंबाई इतनी रहेगी। क्यों आएगी इतनी लंबाई, क्यों आवर्धन क्षमता का ये सूत्र होगा? अगर इन सारे सवालों के जवाब आपको जानने हैं तो आप इसका जो थ्योरी का वीडियो है वो आप निकाल के देखिए, उसमें आपको सारा कुछ डिटेल में बताया गया है, सारे फॉर्मूले प्रूव करके दिखाए गए हैं। ये FO प्लस UE क्यों हो जाता है, इसके पीछे का सीक्रेट भी वहां बताया गया है आपको।
दूसरा कंडीशन जो हम ले लेते हैं यहां पर, वो हम लेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, अनंत पर बने। और इसी को ना हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं श्रांत नेत्र के लिए समायोजन। इसी को बोलते हैं श्रांत नेत्र के लिए समायोजन। श्रांत नेत्र के लिए समायोजन इसको हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब हम समायोजन करते हैं उस समय जब हम दूर की वस्तु देख रहे होते हैं ना, तो हमारी आंखें पूरी तरीके से रिलैक्स्ड होती हैं। और अगर हमें टेलीस्कोप पर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर अगर हमें काफ़ी देर तक भी वर्क करना पड़ता है ना, तो हमारी आंखें थकती नहीं है जल्दी से और हम ज़्यादा देर तक वर्क कर पाते हैं। इसलिए जब कभी टेलीस्कोप के साथ हमें ज़्यादा देर तक वर्क करना होता है ना, फिर हम यही वाला समायोजन यूज़ करते हैं। तो श्रांत नेत्र के लिए समायोजन, उस वक्त टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना रहेगा? उस वक्त आवर्धन क्षमता का सूत्र आएगा -FO/FE। बस केवल इतना सा फॉर्मूला उस वक्त रहेगा। अब रही बात FO और FE हैं क्या, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हम लिख चुके हैं। अच्छा, ऐसी सिचुएशन पर, कैसी सिचुएशन पर कि जब खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब इस अनंतता पर बनेगा, उस समय नली की लंबाई कितनी आएगी? नली की लंबाई, या हम यूं कहें कि टेलीस्कोप की लंबाई, उस वक्त नली की लंबाई आपकी होगी FO+FE। और बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो हम समायोजन करते हैं, फॉर रिलैक्स्ड आइज करते हैं, उस समय नली की लंबाई यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस इज इक्वल टू FO+FE। मीन्स मतलब क्या होगा? मतलब उस समय अभिदृश्यक के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब अभिदृश्यक से FO डिस्टेंस पर बनेगा, इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर बनेगा। और उस वक्त जो ये प्रतिबिंब अभिदृश्यक बनाएगा, क्योंकि यही प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, अभिदृश्यक के द्वारा बनाई गई इमेज ही अभिनेत्र लेंस के लिए, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है ना। उस वक्त इसके लिए जो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इसके फोकस दूरी पर होगा, मुख्य फोकस पर होगा। तो ये आपको अगर मालूम है ना, तो काफी हेल्प कर सकता है न्यूमेरिकल्स में आपकी। ये समझ आ रहा है आपको? तो नेत्रिका से जब अंतिम प्रतिबिंब श्रांत नेत्र के लिए समायोजन करेंगे, अनंत पर बनेगा अंतिम प्रतिबिंब, उस समय अभिदृश्यक के द्वारा बनाई गई इमेज नेत्रिका के फोकस पर होती है। अभिदृश्यक के द्वारा बनाई गई इमेज नेत्रिका के फोकस पर होती है। ये याद रखिए क्योंकि ये आपकी हेल्प कर सकता है। पता नहीं कब करेगा, ये मुझे नहीं पता। अभी से मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि उस सवाल में करेगा, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है जिसमें ये चीज, ये नॉलेज आपकी मदद कर सकता है। हो सकता है नली की लंबाई आपको दे दी जाए और बता दिया जाए कि इसका प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनता है, तो हम इसकी फोकस दूरी डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, और या तो उसी को हम बोलते हैं श्रांत नेत्र के लिए समायोजन, उस समय आवर्धन क्षमता का ये सूत्र लगाएंगे और नली की लंबाई के लिए FO+FE का इस्तेमाल करेंगे। FO/FE सारे सिंबल्स हमने लिख दिए हैं। तो ये हमने कर लिया किसका? दूरदर्शी। दूरदर्शी में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक आया, खगोलीय दूरदर्शी, जिसे हम अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारी की सारी इमेजेस जो बनती हैं वो प्रकाश किरणों के अपवर्तन से बनती हैं, उसमें परावर्तन का यूज नहीं होता। खगोलीय दूरदर्शी में एक दूरदर्शी तो अपवर्ती दूरदर्शी है, इसी में एक आती है परावर्ती दूरदर्शी। इसी में एक और कौन सी आती है? परावर्ती दूरदर्शी। तो परावर्ती दूरदर्शी से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसमें आपको आवर्धन क्षमता के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है,
अनंतता पर जब सेटिंग के लिए, और वो फॉर्मूला यही हुआ करेगा आपका -FO/FA परावर्तक दूरदर्शी। उसमें आपको याद होगा एक बहुत बड़ा हमने परवलयाकार दर्पण लगाया था और उसमें अनंत से जो किरणें आती थी वो परवलयाकार दर्पण एक पॉइंट पर फोकस करता था। फिर उसके साथ एक और दर्पण हमने लगाया था, क्योंकि केवल अगर हम उससे फोकस करवाते हैं तो बहुत ऊंचाई पर जाकर के हमको देखना पड़ता है। ये सब थ्योरी में आप देख सकते हो। फिलहाल अगर परावर्तक दूरदर्शी भी है तो आवर्धन क्षमता के लिए ये सूत्र आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया दूरदर्शी के बारे में चीजें। इसके बाद हम सूक्ष्मदर्शी में देख लेते हैं कि सूक्ष्मदर्शी में अगर यही दोनों कंडीशन हैं तो उनके लिए मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला रहेगा और उस समय नली की लंबाई क्या होगी जब दोनों प्रकार के समायोजन उसमें करे जाएंगे। तो और इसके बाद न्यूमेरिकल्स पर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल लगा के कि कैसे उनको सॉल्यूशन करेंगे। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर करते हैं उसको आगे हम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आप इसे यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी बोल सकते हैं। इसमें भी वैसे ही दो उत्तल लेंसों का यूज करते हैं। जैसे टेलीस्कोप में आपका जो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस था वो अभिदृश्यक उसका नाम रखा गया था, और छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस नेत्रिका था। इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। इसमें जो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का लेंस होगा वो नेत्रिका होगी, और जो छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस होगा वो अभिदृश्यक होगा। एक छोटा सा आइडिया फिगर के जरिए मैं आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए। इसमें ये आप जो लेंस इसमें भी देख रहे हैं, ये लेंस छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का है, ठीक है। यहां पर इसको अभिदृश्यक लेंस बोला जाता है, अभिदृश्यक लेंस। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी फोकस दूरी को FO से प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर जो बड़ा लेंस होगा, यानी कि जिस लेंस की फोकस दूरी और उसका एपर्चर दोनों ही बड़े होंगे, उसको हम बोलेंगे अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस, या इसी को क्या कहेंगे, नेत्रिका। नेत्रिका भी आप बोल सकते हैं, आई पीस। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी में एक बार फिर से याद कर लीजिए, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक जो होता है वो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है। खगोलीय दूरदर्शी में नेत्रिका जो होता है ये छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है। लेकिन यौगिक सूक्ष्मदर्शी में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अभिनेत्र लेंस बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है। कहने का मतलब यूं कि खगोलीय दूरदर्शी में लेंस का जैसा मतलब उनका जो भी कहते हैं डिस्क्रिप्शन रहेगा उसका, कि जो बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का होगा, यहां पर आके वो लेंस छोटी फोकस दूरी छोटे द्वारक का हो जाएगा। ऐसा ही नेत्रिका के लिए होगा। पर कभी कभी बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दोनों में लेंसेस का जो डिस्क्रिप्शन है वो अगर उल्टा होता है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये टेलीस्कोप है तो इधर से देखने लगे तो क्या ये माइक्रोस्कोप बना सकते हैं हम? समझ रहे हैं? लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टेलीस्कोप में अभिदृश्यक और अभिनेत्रिका, अभिनेत्र लेंस जो होता है, इनकी फोकस दूरियों का ना डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, अंतर बहुत ज्यादा होता है। उसका जो अभिदृश्यक है वो इसके नेत्रिका से ज्यादा बड़ा बना होता है। इसका नेत्रिका बड़ा है पर उसका अभिदृश्यक बड़ा होता है, पर उसका जो अभिदृश्यक है नेत्रिका से भी ज्यादा बड़ा रहता है उसका। या सिंपल सी सीधी सी बात मैं ये बताऊं आपको कि टेलीस्कोप में जो खगोलीय दूरदर्शी होगा उसके अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियों का अंतर ज्यादा होगा,
और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगी ना आपकी, इसमें अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियों का अंतर बहुत कम रहेगा। तो एक तरफ से देखने पर टेलीस्कोप और दूसरी तरफ से देखने पर माइक्रोस्कोप नहीं बन सकता। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो अभिदृश्यक लेंस, अभिनेत्र लेंस, यहां पर भी ये पास स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को यहां बनाता है और फिर वो प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करना शुरू कर देते हैं। इसमें भी दो प्रकार के समायोजन हम करते हैं और दोनों प्रकार के समायोजनों के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र देखना चाहते हैं कि क्या होगा। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। सबसे पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, उस वक्त आवर्धन क्षमता का सूत्र आप पढ़ के आए हैं, बताइए हमें कितना होता है। माइनस VO अपॉन UO ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस D अपॉन FE। दूरदर्शी में यहां FE अपॉन D होता है, पर यौगिक सूक्ष्मदर्शी में यहां D अपॉन FE आएगा। समझ में आया? फिर से, दूरदर्शी में इस जगह पर क्या होगा, FE अपॉन D। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इसी जगह क्या होगा, D अपॉन FE। बाहर उसमें माइनस FO अपॉन FE होता है। चलिए, ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है यौगिक सूक्ष्मदर्शी के लिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। उस सिचुएशन पर नली की लंबाई कितनी होती है? नली की लंबाई उस सिचुएशन पर हुआ करती है VO प्लस UE। VO प्लस UE, ये नली की लंबाई होती है। नली की लंबाई मतलब यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। ठीक है, इसमें जो सिंबल आ रहे हैं उनका भी मतलब देख लेते हैं कि क्या मीनिंग है। जैसे एक सिंबल इसमें आ रहा है VO। VO क्या होता है? देखो, एक तो V है, तो एक्चुअली है तो ये प्रतिबिंब की दूरी, पर V के साथ O लगे होने का मतलब है ये अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिख देते हैं अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी। अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद जो UO यूज हो रहा है, U क्या दर्शाता है? वैसे U तो वस्तु की दूरी दर्शाता है, पर U के साथ O लगे होने का मतलब है कि ये अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी है। अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी। D के बारे में वैसे भी हम बता चुके हैं, चलिए हम एक बार और लिख देते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और FE, F तो फोकस दूरी का सिंबल है, और अगर फोकस दूरी के साथ E लगा है, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, कि ये नेत्रिका की फोकस दूरी का सिंबल है। नेत्रिका की फोकस दूरी। और एक बड़ी अच्छी चीज है इन दोनों में, चाहे वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो या आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, दोनों में दो लेंस होते हैं और दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स होते हैं, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फोकस दूरियां हमेशा प्लस ली जाया करेंगी। उत्तल लेंस है ना, तो फोकस दूरी प्लस निशान के साथ लेंगे। हाँ, ये VO UE एक नया सिंबल है। UE के बारे में बताइए। U किसके लिए यूज करते हैं आप? वस्तु के लिए, प्रतिबिंब के लिए, कि फोकस दूरी के लिए? वस्तु के लिए। और U के साथ अगर E लग गया, इसका मतलब क्या है?
नेत्रिका के लिए यूज हो रहा है। तो यू वस्तु की दूरी है और ई का मतलब नेत्रिका, तो ये नेत्रिका से वस्तु की दूरी है। अच्छा, नेत्रिका से किसकी वस्तु की दूरी है? तो जिससे नेत्रिका से अगर दूरी है तो नेत्रिका के लिए ही जो वस्तु का काम करेगी वही दूरी लेंगे। आप ये मत करिएगा कि नेत्रिका से मैंने बोल दिया वस्तु की दूरी है, तो दूरी तो नेत्रिका से नापो लेकिन वस्तु वो वाली ले लो जो अभिदर्शक के लिए वस्तु है। ये नहीं करेंगे आप। जिस लेंस से डिस्टेंस नापेंगे उसी की वस्तु की दूरी आप लेंगे। ये सारी चीज याद रखेंगे। नेत्रिका से वस्तु की दूरी, ठीक है। तो ये जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उस वक्त आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो उस वक्त आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस यू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। उस वक्त ये वन जो है ना ये हट जाता है, ठीक है। तो माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। उस समायोजन में नली की लंबाई कितनी होगी? उस समायोजन में नली की लंबाई जो होगी वो आएगी VO प्लस FE के बराबर। VO प्लस FE के बराबर उस समय नली की लंबाई आएगी। सिंबल लिखने की जरूरत है। VO अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी है, UO अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी है, D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, FE नेत्रिका की फोकस दूरी है, VO यहां लिख ही चुके हैं अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी है, FE नेत्रिका की फोकस दूरी है। सारे सिंबल यहां आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इन्हीं फॉर्मूलों में से फॉर्मूले हम यूज करते रहेंगे और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करते जाएंगे। थोड़ा बहुत थ्योरी से आपको याद रखना है कि कभी जरूरत पड़ती है अभिदृश्यक के लिए वस्तु, अभिदर्शक जो प्रतिबिंब बनाएगा वही नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगी। ये छोटी मोटी चीजें तो जब करेंगे उस वक्त बता देंगे हम आपको, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जरा, ठीक है। उससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। हाथ चलाइए, तेजी से नोट कर लीजिए। देखिए एक न्यूमेरिकल लिख दिया है हमने, देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो कि खगोलीय दूरदर्शी से रिलेटेड है, हम पढ़ते हैं, आप भी गौर से देखिएगा। लिखा हुआ है खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक खगोलीय दूरदर्शी है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों होते हैं। अभिदृश्यक की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है और नेत्रिका की जो फोकस दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। चलिए सिंबल्स नोट करना शुरू कर देते हैं कि क्या दिया गया है हमको। अभिदृश्यक की फोकस दूरी को किससे लिखोगे? FO। अभिदृश्यक और नेत्रिका होते तो दोनों उत्तल लेंस ही हैं, तो दोनों के निशान कैसे प्लस में ही आ जाएंगे, प्लस 200 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दी गई है तो प्लस 5 सेंटीमीटर। आगे लिखा है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंतता पर बनता है। दोनों दशाओं में आवर्धन क्षमताओं की गणना करनी है आपको। मतलब एक बार आवर्धन क्षमता की गणना करनी है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और एक बार आवर्धन क्षमता की गणना करनी है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता के लिए उस वक्त फॉर्मूला होता है -FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। ठीक है ना। अब इसमें D की वैल्यू कितनी होती है? D की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए लिखिए वैल्यू, सॉल्व करिए। -FO, FO की जगह पर लिखेंगे 200, FE की जगह पर 5, 1 प्लस FE, FE की जगह पर 5 और D की जगह पर 25। ठीक है ना। अब इसे आपको सॉल्यूशन कर लेना है। सॉल्यूशन कर लेना है मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लीजिए। 5 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 40, m इज इक्वल टू -40 और इसमें देखो 5 एकम 5, 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन 5, 1 प्लस 1 अपॉन 5 बचन और बाहर माइनस का 40 है। m इज इक्वल टू -40, इसमें बेटा एलसीएम ले लीजिए, 5 एकम 5 प्लस 1 6/5, 5 अट्ठे 40, m बराबर -8 6 48। आवर्धन क्षमता, इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है तो बस ऐसे ही आप लिख दो। इस आवर्धन क्षमता के सामने माइनस निशान लगे होने का क्या मतलब है, बता सकते हैं? माइनस निशान लगे होने का मतलब यह है कि खगोलीय दूरदर्शी से जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। बस इतना सा इसका मतलब है। नहीं समझ में आया? फिर से, आवर्धन क्षमता में माइनस का निशान लगे होने का मतलब यह है कि दूरदर्शी से जब हम समायोजन बनाया है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। समझ आ गया? तो ये आवर्धन क्षमता आ गई इसकी। देखिए दूसरा समायोजन ले लेते हैं, सेकंड। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है उस समय आवर्धन क्षमता, तब आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है उस वक्त? -FO अपॉन FE। बस ये होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो -FO की जगह 200 और FE की जगह पर 5। आप सॉल्व कर लीजिए, -40। देखो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ना, आवर्धन क्षमता उस समय कम हो गई, और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता ज्यादा थी। और ये वाली आवर्धन क्षमता कम हो गई जब हमने रिलैक्स्ड आइस के लिए सेटिंग करी है खगोलीय दूरदर्शी की। लेकिन क्योंकि वो वाला जो समायोजन होता है ना, उसमें हम बहुत देर तक वर्क कर सकते हैं और हमारी आंखें बहुत थकेंगी नहीं। समझ रहे हैं ना? इसलिए ज्यादा प्रीफर इसको करते हैं। अगर बहुत ज्यादा क्लियरली आपको देखना है और कम समय तक वर्क आपको करना है तो फिर ये वाला समायोजन करिए जिसकी आवर्धन क्षमता 48 है। 48 टाइम्स इमेज ज्यादा बड़ी बनाएगी इसमें, और उसमें 40 टाइम ही इमेज ज्यादा बड़ी बनेगी। लेकिन उसमें आप 5 घंटा काम कर लोगे, इसमें कॉन्टिन्यूसली आप थोड़ी देर में ही आपकी आंखें भारी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हमने आज लगाया हुआ है, और इस पर बेस्ड ना बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं तो और भी लगाएंगे, लेकिन अब हम अगली क्लास पर लगाएंगे। फॉर्मूले बहुत याद रखिए, सिंबल बहुत याद रखिए, उनको यूज करने में आपको आसानी रहेगी। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।